Hello friends, as you know that we are doing DPPs based on the topics which are the part of the syllabus of IIT Mains and Advance of Mathematics. So अभी फ़िलहाल हमारा बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक चल रहा है, तो उसकी DPP पहली रहे और उसमें हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, मतलब 8 क्वेश्चन किए थे। इस पूरी DPP में देयर आर 30 क्वेश्चंस, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक देखेंगे, बाकी 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल ये आपके सामने 9th क्वेश्चन है। सो वी हैव टू गो विद द क्वेश्चन, हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू 2n हैज़ ऑल्सो द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। यहाँ पे दो चीज़ की बात कर रहा है, एक तो ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा है, दूसरा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात कर रहा है। तो हम दोनों के बारे में पहले से समझ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जरा समझते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 + x की पावर अगर n है, तो इसका अगर आप एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से तो क्या आएगा, nc0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा nc1x nc2x² प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा ncn(x⁻n) आएगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है nc0, nc1, nc2, ncn, बीच में बहुत सारे टर्म आएंगे, तो दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट। अब एक तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो गई, तो जब आप बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे तो वहाँ पे इनकी वैल्यूज आएंगी, तो उनकी जो वैल्यूज हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, राइट। तो जैसे आपके पास लिखा हुआ है एनसीआर का अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू देखोगे तो r = n/2 होगा इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। r = n/2 के लिए कहने का मतलब nc(n/2) जो होगी ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, लेकिन n यहाँ पे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर ये आपके पास n क्या हो जाए, ऑड हो जाए, अगर n ऑड हो जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी n + 1/2। तो कहने मतलब जो cn + 1/2 आएगा ये क्या होगी, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x व्हेन n इज ऑड। n इज इवन तो आपके पास r की वैल्यू यहाँ पे n/2 रख देंगे, जब n ऑड होगा r की वैल्यू n + 1/2 रख देंगे इन ऑर्डर टू गेट द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये तो होगी बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात। अब व्हाट इज ग्रेटेस्ट टर्म, जब आप देखो पूरा जब आप एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू भी कुछ होगी, तो इसके लिए कोई ना कोई सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, राइट। ये टर्म है, ये टर्म है, तो किसी ना किसी टर्म की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, दैट टर्म इज नोन एज ग्रेटेस्ट टर्म। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसी के पास बाइनोमियल कोफिशिएंट भी ग्रेटेस्ट है। तो हमें तो इसका एक्सपेंशन मालूम है, किसका, 1 + x⁻²n का, है ना। इसका जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, मैंने क्या कहा 2nc(n/2), n/2 यहाँ पर मतलब 2n/2, और 2n/2 तो 2n तो हमेशा इवन है, तो 2n/2 को 2 से कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये आपके पास ये होगा। अब दूसरी बात हो गई कोफिशिएंट। अब दूसरी बात ग्रेटेस्ट टर्म की अगर बात करें हम, तो जो टर्म के पास ये होगा क्या, 2ncn जो होगा वही ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं इसके एक्सपेंशन में, तो gt जो होता है वो बेसिकली कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है tr+1, tr+1 gt जो आपके पास लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है, दैट इज tr+1 = ncr x⁻r। अब यहाँ पे n की जगह 2n रख देना है और r की जगह क्या रख देना है, r की जगह में n रख देना है, x⁻, यहाँ पे r है। सो ग्रेटेस्ट टर्म आपके पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट टर्म। अब क्यों हम कह रहे हैं कि r की जगह में n रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोफिशिएंट उसके साथ होना चाहिए, तो 2ncn और x⁻n, दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, है ना। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड इन द क्वेश्चन। सो ये जो आपके पास है दिस इज tn+1, तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो tn होगा, ये tn+1 है, इसके पहले वाला tn होगा, इसके बाद वाला tn+2 होगा, tn+2। अब ये टर्म कह रहा है सबसे ग्रेटेस्ट है, ये वाला टर्म बीच वाला,
तो कहने मतलब ये आगे वाले से भी बड़ा होगा और पीछे वाले से भी बड़ा होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटी मिल गई, एक इनइक्वालिटी आपके पास ये है और दूसरी इनइक्वालिटी आपके पास ये है। तो हम कोई भी एक इनइक्वालिटी लेके सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए पहली इनइक्वालिटी मैंने लिया यहाँ पे, पहली इनइक्वालिटी क्या आपके पास, Tn इज लेस देन Tn+1 है ना। तो Tn की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, Tn की वैल्यू होगी 2nCn-1 x raised to n-1 is less than 2nCn x raised to n। तो ये आपके पास हो गया इसका फॉर्मूला। सो वी हैव प्लेस्ड इट। अभी क्या करना है, मुझे x के बारे में इनइक्वालिटी पता करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, इस x, ये जो x पर n-1 है दैट हैज टू बी डिवाइडेड दिस साइड। तो क्या आपके पास आएगा 2nCn-1 अपॉन 2nCn इक्वल्स टू लेस देन x रेज टू n अपॉन x रेज टू n-1। अब n यहाँ पे जो x है वो पॉजिटिव है, हाँ तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल भी नहीं है। तभी क्या आएगा, मैंने आपको बताया NCR क्या होता है फार्मूला, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दिस व्हाट इज NCR। तो अगर मैं 2nCn-1 का एक्सपेंशन खोलोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल, है ना। सो दिस विल बी द 2nCn-1। ऐसे ही अपॉन यहाँ पे कितना चल रहा है, 2nCn का अगर निकालोगे क्या आएगा, 2n फैक्टोरियल आएगा अपॉन क्या आएगा, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल दैट इज लेस देन x। माइंड वैल्यू इधर की जो वैल्यू है इट विल बी लेस देन x, राइट। अब इसको सॉल्व करिए जरा, 2n से 2n कट जाएगा, ये टर्म ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल दैट इज लेस देन x। माइंड वैल्यू अभी क्या आएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर ये n लिखा है, उसको n इंटू n-1 फैक्टोरियल कर सकते हैं अपॉन नीचे n-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ था। अब ये तो हो गई इतने की बात कर लिया मैंने। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला भी n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब नीचे वाला को हम ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे n+1 इंटू n फैक्टोरियल माइंड वर्ड एंड लेस देन x, राइट। तो दिस n फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो n अपॉन में क्या आएगा, n+1 आएगा इज लेस देन x, राइट। तो इसको आप कैसे ले सकते हैं, x इज ग्रेटर देन n अपॉन n+1। तो ये हो गया एक इनइक्वालिटी। जब आपने एक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो आपके पास ये आया। जब आप यही चीज दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, एंड क्या दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, दूसरी इनइक्वालिटी है Tn+1 जो है दैट इज ग्रेटर देन Tn+2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे फॉलोइंग द सेम अबव प्रोसेस, सो यू विल गेट x इज ग्रेटर देन n+1 अपॉन n, ये आपके पास मिलेगा, राइट। अब अगर आप इसको इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो x की वैल्यू जो है क्या है, x की जो भी वैल्यू है वो बड़ी है n अपॉन n+1 से और छोटी है n+1 अपॉन n से। तो इसका मतलब आप इसको क्या ले सकते हो, x बिलोंग करेगा n अपॉन n+1 लेस देन n+1 अपॉन n। सो दिस इज द आंसर। So this is what is the answer of this question. So let me check which one is the correct answer. It is C is the right answer. So in the question number 9, C is the right answer. Let us move to the question number 10. Question number 10 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है मिडिल टर्म बताना है इस एक्सपेंशन में। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आप एक काम करोगे, क्या काम करोगे, काम ये करोगे कि you have to calculate 3 values, right। n चाहे कुछ भी हो, you have to calculate 3 values। एक आप कैलकुलेट करेंगे n+1/2, दूसरा कैलकुलेट करेंगे n+2/2, तीसरा कैलकुलेट करेंगे n+3/2। n चाहे कुछ भी हो, अब ये 3 नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अब ये n क्या है, ये इस तरीके से लिखा होगा x+y या y+x की पावर n टाइप का लिखा होगा। तो ये जो n होगा पावर दैट विल बी द n, राइट। इनमें जो भी इंटीजर निकल आए दैट टर्म विल बी द मिडिल टर्म। कहने मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे प्रेजेंट क्वेश्चन में आपके पास n की वैल्यू क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। 18+1 मतलब 19/2 करो, क्या ये इंटीजर आएगा, आंसर इज नो। दूसरा क्या है n+2/2,
n+2/2 दैट इज 20/2, ये इंटीजर आएगा, आंसर इज यस। तीसरा क्या है आपके पास n+3 मतलब कितना 21/2, क्या ये इंटीजर आएगा, आंसर इज नो। तो यहाँ पे इंटीजर ये वैल्यू निकल रही है दैट इज 10th। तो जो इसके पूरे एक्सपेंशन में जो 10th नंबर का टर्म होगा दैट विल बी द मिडिल टर्म, ये मेरा कहने का मतलब है, राइट। अगर मान लीजिए देखो इनमें क्या है ना, या तो ये वाला बीच वाला निकलेगा या तो अगल बगल वाले निकलेंगे, तीनों एक साथ इंटीजर हो जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो ये तो बाय द वर्च्यू ऑफ नेचुरल नंबर, ये तीनों एक साथ n+1 n+1/2 n+2/2 n+3/2, तीन नंबर कभी कभी हो ही नहीं सकते इकट्ठे इस तरीके से, इंटीजर संभव ही नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब इसके एक्सपेंशन जो 10th नंबर का टर्म होगा दैट विल बी द मिडिल टर्म। तो फिर से हम जनरल टर्म की बात करेंगे। अगर x+y⁴n है, इसका जनरल टर्म जानते हैं क्या होता है, इसका जनरल टर्म होता है NCR, x⁻n−r और y⁻r। दिस इज व्हाट इज द जनरल टर्म फॉर दिस एक्सपेंशन। किसके एक्सपेंशन के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए GT, और इसको बेसिकली TR+1 भी कहते हैं, राइट, TR+1। समझ रहे हैं, समझ बात आ रही भाई। x -1/x⁻9 इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा 10th नंबर का टर्म। आपके पास जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है जो ये सामने लिखा हो जनरल टर्म, दिस इज व्हाट इज जनरल टर्म। आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पे x ही लिखा रहेगा, लेकिन y की हम क्या लिख देंगे, आप -1/x लिख देंगे, और n की जगह क्या लिख देंगे, आप 18 लिख देंगे। और रही बात r की वैल्यू क्या रखेंगे, तो देखो आपको जनरल टर्म जो होता है TR+1 होता है बेसिकली, वो होता है 18CR x⁻18−r, यहाँ पे -1/x⁻r। अब बात ये थी यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखें, मैंने कहा 10th नंबर का टर्म जनरल टर्म, मतलब ये जो टर्म लिखा TR+1th नंबर का टर्म लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा r+1 इक्वल क्या कर दूंगा 10 कर दूंगा, तो r इक्वल कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। कहने का मतलब ये आपको जिस भी नंबर का टर्म निकालना हो उससे एक कम r की वैल्यू रखना। जैसे 10th नंबर का टर्म निकाला r की वैल्यू 9 रख देंगे, 11th नंबर का टर्म निकालना है r की वैल्यू 10 रख देंगे, 12th नंबर का टर्म निकालना है r की वैल्यू 11 रख देंगे। सो यू विल प्लेस ऑल द वैल्यूज ऑफ r की वैल्यू आप जिस नंबर का टर्म निकालना हो उससे एक कम रखेंगे, r की वैल्यू आप क्या रखेंगे 9। सो यू विल गेट T10, इधर आपके पास है 10C9, यहाँ पे आप रखोगे तो x⁻9 इंटू -1/x⁻9, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा -18C9। सो दिस विल बी द मिडिल टर्म, राइट। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, -18C9 B is the right answer. Let us move further. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में कह रहा है थर्ड टर्म जो है दैट इज 10⁶, तो कह रहा है x की वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। सो लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन। तो फिर से ये जनरल टर्म का ही आपके पास एप्लीकेशन है। तो जनरल टर्म बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, x+y⁻n में जो आपको जनरल टर्म बताया दैट इज TR+1, वो क्या होता है NCR x⁻n−r y⁻r। दिस इज व्हाट इज द जनरल टर्म आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, इन प्लेस ऑफ x इट इज ऑलवेज x, इन प्लेस ऑफ y इट इज x⁻log बेस में 10x। दिस इज व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y। अभी इसका जनरल टर्म अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, TR+1 इक्वल्स टू n की जगह आपके पास 5CR, x की जगह 5-r इंटू यहाँ आप क्या लिखेंगे x⁻log बेस 10 x⁻r। अब बात यहाँ पे आती है कि थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो थर्ड टर्म की बात करें r की वैल्यू कितना रखेंगे, थर्ड टर्म उससे एक कम, तो r की वैल्यू क्या रखेंगे आप 2 रखें। सो व्हाट विल यू गेट, सो यू विल गेट दिस साइड T3 इक्वल्स टू 5C2 x⁻3, यहाँ पे x⁻log बेस में 10x की पावर कितना 2। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। सो व्हाट विल यू गेट, अगर आप 5C2 कैलकुलेट करो, चलो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 5C2 अगर कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही रहता है, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, तो आंसर आ जाएगा 10। तो 10 5C2 जो आपके पास आएगा 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा x⁻3 इंटू x⁻2 log बेस में 10x।
अब ये जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 10⁻⁶। मुझे तो क्वेश्चन में दिया है ना थर्ड टर्म ये है, तो थर्ड टर्म हम मानेंगे। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10⁻⁶, एक तो कैंसिल हो जाएगा। अभी आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे x ये भी है, x ये भी है, तो बेसिस इक्वल पावर एडेड इन द मल्टीप्लिकेशन। तो आपने पावर को ऐड कर दिया, इधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा 10⁻⁶। सॉरी, इट इज नॉट 6, इट इज 5, बिकॉज इस तरफ आपका 10 पहले से है, इसलिए एक 10 आपका कम हो जाएगा, तो इट विल बी 10⁻⁵। अभी क्या करेंगे, अप्लाइंग, दोनों तरफ आप अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाइंग, क्या log बेस 10 टू बोथ साइड। दोनों तरफ हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको पास, RHS में क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे log बेस 10 x रेज टू, सॉरी इट इज़ नॉट 2 यार, इट इज़ 3, पहले में इट इज़ नॉट 2, इट इज़ 3, x रेज टू 3 प्लस 2 log बेस 10 x इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। क्यों 5 आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन मार्क है भाई, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था ये log बेस में 10 10⁻⁵। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ log, मतलब 10 में कितनी पावर लगा देंगे 10⁻⁵ हो जाए, दैट इज 5, तो इसलिए 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पावर जो होती है बगल में आ जाती है, मैंने आपको बताया होगा, मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो log m⁻n क्या होता है, n log m होता है। जो पावर होती है बगल में आ जाएगी, तो ब्रिंग दैट पावर इन द साइड, so it will be 3 plus 2 log बेस 10x, और यहाँ पर भी क्या है log बेस 10x इक्वल टू क्या आपके पास आ गया 5। अब मुझे ये सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर द रीजन ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल कंसीडर दिस इक्वल टू y। सो व्हाट विल यू गेट, इट इज़ 3 प्लस 2y इंटू y इक्वल्स टू 5। हाउ सिंपल इट लुक्स नाउ। अभी कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 2y² प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो नाउ यू जस्ट डिफरेंस, सॉरी स्प्लिटिंग मेथड से इसका फैक्टर करिए, कितना आ जाएगा 10 के आप ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने से 3 आ जाए, क्या लिख सकते हो इसको 2y² प्लस 5y माइनस 3y, सॉरी 2y minus 5 equal to 0, so you take common y from this, you take common 1 from this, so अगर आप y कॉमन करो क्या आएगा पहले वाले में, ये आपके पास आएगा 2y प्लस 5, माइनस 1 कॉमन करो तो क्या आएगा 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, so you will get y minus 1 in one bracket and 2y plus 5 equals to 0 in another bracket, so you will get y equal to 1, and what was the value of y, it was log बेस 10x इक्वल टू 1। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास x वैल्यू कितनी हो 10, है ना। वैसे भी अगर आपके पास a रेज टू m की पावर n लिखा है तो इसको जानते हो कैसे लिखते हैं, log a, यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू m। तो अगर आपके पास ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे लिखा है ऐसे लिख सकते हो। तो हमने इसको log में लिखा था तो ऐसे लिखेंगे भाई x पावर आ जाएगी 1 इक्वल टू 10, सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर x। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, दूसरी वैल्यू आपके पास 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, सो यू विल गेट y इक्वल टू माइनस 5/2। सो व्हाट विल यू गेट, y की वैल्यू आपके पास log बेस में 10x इक्वल टू माइनस का 5/2, समझ रहे हैं भाई। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 रेज टू माइनस 5/2। So again this is another answer. So now it is a matter of checking the answer, which one is the correct. Let me see. So it is, I think C is the right answer, minus 5/2 है, minus 5/2, C is the right answer। आंसर वैसे 10 भी है x की वैल्यू, लेकिन 10 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, so we will not consider that answer। Let us move further in the question number 12th। Now you can see the question। इसमें आपसे कह रहा था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फिर से आपको यू हैव टू लुक इनटू द जनरल टर्म। अभी आई होप यू हैव गॉट द थिंग जनरल टर्म। तो tr प्लस 1 r की जगह यहाँ पर रखेंगे 6,
सी आर, और यहाँ पे 2x की हम रखेंगे, x हम 2x रखेंगे, और 6 माइनस आर इंटू 1/3x की पावर में आर। नाउ यू हैव टू कंसोलिडेट द पावर ऑफ x की सारी पावर आपको कंसोलिडेट करनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 सी आर आ जाएगा, यहाँ पे 2 रेज टू 6 माइनस आर आ जाएगा, x रेज टू 6 माइनस आर आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 रेज टू आर आ जाएगा, इंटू x रेज टू आर आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। आपसे कह रहा है कि ऐसा टर्म चाहिए जिसमें x हो ही नहीं, तो हमें x की पावर जरा पता करिए पहले। तो 6 माइनस आर अपॉन कितना आ जाएगा, 3 रेज टू आर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास है x रेज टू 6 माइनस 2r। समझ रहे हैं, कह रहा है x की पावर हो ही नहीं, तो मतलब क्या होना चाहिए, मतलब ये 6 माइनस 2r जो x की पावर है दैट मस्ट बी 0। सो x माइनस 2r मस्ट बी 0। सो यू विल गेट r इक्वल टू कितना, यू विल गेट r इक्वल टू 3। अब ये r इक्वल टू 3 आप क्या रख दोगे, ये जो आपने निकाला लास्ट वाला, यहीं पे आप r इक्वल टू 3 रख दो। यू विल गेट द आंसर, r इक्वल टू 3 रख दिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6c3 हो जाएगा, इंटू 2 रेज टू 3 हो जाएगा, बिकॉज वी हैव पुट r इक्वल टू 3, और यहाँ पे 3 रेज टू 3 हो जाएगा। हाँ, 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 3, बहुत सही। तो 2 रेज टू 3 तो अपना 8 हो गया। अब रही बात 6c3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6c3, तो ये आपके पास आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल बेसिकली 720 होता है, आप करके देख लो। 3 फैक्टोरियल बेसिकली 6 होता है, और ये भी कितना होता है, ये भी 6 ही होता है। और 6 माइनस 3 फैक्टर तो वही 6 ही आ जाएगा। ये 36 आएगा, 36 दो बार डिवाइड करते हैं तो 20 आ जाएगा, मतलब ये पूरा 6c3 कितना आया, ये आपके पास आया 20, ये आपके पास आएगा 28, सॉरी 8, और नीचे आ जाएगा 27। तो आंसर आ जाएगा 160/27। सो विच वन इज द करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। अब यहाँ पे तो एक्सपेंशन एक से ज़्यादा टर्म हो रहे हैं, राइट, तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालेंगे, दैट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। अभी क्या करें जरा समझते हैं। आप यहाँ पे ये करिए कि इस पूरे एक्सपेंशन को जानते हो, 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4, इसको आप मान लीजिए y, या पूरे को मान के चलिए एक टर्म मान के चलिए। तो 1 प्लस, भाई बाइनोमियल थ्योरम मतलब बाइनोमियल थ्योरम, उसमें एक से ज़्यादा टर्म मतलब 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते। यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, तो बाकियों को क्या मान लो आप, एक टर्म मान लीजिए। तो फार्मूला वही लगा दीजिए, पहला फार्मूला भाई मैंने आपको क्या बताया, 1 प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपेंशन क्या बताया, NC0 प्लस NC1 एक्स रेज टू 1 प्लस NC2 एक्स रेज टू 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में NCN एक्स रेज टू n, ये बताया आपको। बस यही फार्मूला आपको लगा दीजिए। यहाँ क्या आएगा, NC0 दैट इज 4C0 प्लस यहाँ क्या आएगा 4C1 x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स रेज टू कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 4C2 x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स रेज टू 2 प्लस 4C3 x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स रेज टू 3 प्लस 4C4 x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स रेज टू 4। अब बात यहाँ पे ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखो पहला टर्म यहाँ पे ऐसा है जो कोई x नहीं आ रहा है ना। लेट मी फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ x। यहाँ पे लिखिए टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऐसा टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो क्या होगा, पहला तो 4C0 ही हो गया। इसके बाद क्या यहाँ पे कोई टर्म ऐसा है जहाँ पे x नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। क्या यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। आप इसका जरा एक्सपेंशन करिए, एक्सपेंशन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसका करेंगे a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक जब लिखेंगे x बाई 2 इंटू बी जब लिखेंगे 2 बाई एक्स। देखो x निपट गया, 2 से 2 निपट गया तो माइनस का 2, यहाँ पे एक टर्म आएगा माइनस का 2 दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो माइनस का 2 इंटू बाहर आपके पास क्या लिखा हुआ 4C2 लिखा हुआ है, सो जस्ट मल्टीप्लाई 4C2। अब क्या यहाँ पे आएगा, इसका क्यूब ओपन करोगे तो नहीं आएगा,
अब करके देख लो क्या यहाँ पे आएगा, आंसर इज यस। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो जब r की वैल्यू 2 ले लोगे ना तो यहाँ पे आएगा, जैसे 4c4, ये तो बाहर ही आ रहा है, अंदर क्या करेंगे 4c2 ले लो भाई, इस वाले का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लो इस वाले का। तो जब आप r इक्वल टू 2 लोगे दैट विल बी द टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। समझ में आ रहा है भाई बात? हाँ, 2 वाला टर्म होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, 4c2 आएगा। और क्या आएगा, इसका टर्म लिखने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x बाई 2 की पावर 2 भाई 4, n माइनस r होता है तो n की जगह पे 4 और r की जगह पे 2 इंटू 2 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स की पावर 2। तो देखो जरा भाई ये माइनस है, ऊपर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, इससे कट जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे मतलब ये वाला टर्म जो है ना इट विल गिव यू 1। तो कुल ना कितना बचेगा, तो आंसर कितना आएगा कर लीजिए, 4c01 होता है माइनस 4c2, 2 इंटू 4c2 होता है 6 प्लस 4c4 भी 1 होता है इंटू 4c2 क्या होता है 6 होता है। समझ में आ रहा है जी? तो 1 माइनस 12 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास माइनस 5 इज द आंसर व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ गिवन टर्म। So let me check the answer. It will be minus 5. C is the right answer. So let us move to the next question. Question number जो भी है, question number 14 I believe it is question number 14. So now you can see find the constant term. Find the constant term in the expansion. तो क्या मैं क्वेश्चन do it by yourself, DIBY, do it by yourself. Can I leave this question? Simply you just consolidate the power of x and वो जो power of x आएगी उसको आप जीरो कर देंगे, r की वैल्यू आ जाएगी। आपको कांस्टेंट टर्म पता है, कांस्टेंट टर्म मतलब वही होता है इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। इफ द सेवेंथ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया है, सेवेंथ टर्म का 7 to 9 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो पहले सेवेंथ टर्म निकालो, तो फिर से आप जनरल टर्म की बात करेंगे, tr प्लस 1, n की वैल्यू है 9, तो 9cr, यहाँ पे x की वैल्यू है 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 84 रेज टू 9 माइनस r इंटू रूट 3, 9 माइनस r से इसे लिखो ln x। ln x का मतलब होता है जिसके बेस में आपके पास e है, दैट इज व्हाट इज द ln x। इसके पावर में आपके पास आएगा r, क्योंकि ये सेवेंथ टर्म कह रहा है, तो जिस नंबर का टर्म कहता है उससे एक कम r की वैल्यू रखते हैं, तो r की वैल्यू रखेंगे 6। सो व्हाट विल यू गेट, लेट मी चेक। सो इट विल बी 7, यहाँ कितना आएगा 9c6, यहाँ कितना 9 माइनस 6 दैट इज 3, ये आ जाएगा 3 रेज टू 3 और नीचे आ जाएगा 84 क्योंकि क्यूब रूट है, ऊपर क्यूब हो रहा है, क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे कर देंगे नलीफाई। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे रूट 3 लिखा हुआ है, रूट 3 की पावर कितना है आपके पास, आर की वैल्यू आप रख रहे हैं 6, समझ रहे हैं जी, और 6 और ये पावर है 1/2, रूट 3 का मतलब क्या हो, पावर 1/2 और ऊपर से 6 आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 3 रेज टू 3 ना। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली। ये ln x को मैंने log s लिख दिया। बेसिकली जो ln x है ना, ln x का मतलब ये होता है कि log में बेस e है, ठीक है, ये नेचुरल लॉग होता है बस, और कोई इसका कोई खास मतलब नहीं है, राइट। सो दिस टर्म इज गिवन 7 to 9, ये जो टर्म आपके पास आ रहा है दैट इज 7 to 9। अब जरा समझते हैं, 9c6 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल गिव यू 86, नो 84, जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो 84 आएगा, 84 यहाँ पर भी लिखा है, 3 रेज टू 3 है, 3 रेज टू 3 है तो यहाँ पास 3 रेज टू 6 हो जाएगा। मैंने कहा जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, इनटू में यहाँ पे क्या चल रहा है, लॉग बेस में x बेस में e 6 इक्वल टू क्या चल रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो इट विल गिव यू व्हाट, दिस इज 3 रेज टू 6। अगर आप इसको देखो तो इट इज ऑल्सो 3 रेज टू 6, तो 3 रेज टू 6 विल गेट कैंसल्ड, 84 विल गेट कैंसल्ड, you will get log x equal की पावर 6 equal to 1। so
लॉग एक्स इक्वल टू आपके पास आया 1, एक्स की वैल्यू आ गई ई। क्यों? क्योंकि इसके बेस में है ई। मैंने आपको बताया कि बेस में ई है और यहाँ पे ई ही होगा तो ही तो वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि लॉग की डेफिनेशन क्या कहती है, जैसे आपके पास लॉग बेस में 10 यहाँ पे 100 है, इसका आंसर 2 क्यों आता है? क्योंकि 10 में 2 की पावर 2 अगर पावर लगा दोगे तो 10 रेज़ टू 2 100 होता है, इसलिए ऐसा आंसर आता है इसका 2। तो इसलिए यहाँ पे पहले से ई है और आंसर आ रहा है 1, इसका तो यहाँ पे 1 होगा, सॉरी ई होगा, तभी तो आंसर 1 आएगा। सो एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास ई। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा भी नहीं है। कह रहा है x4 अकर्स इन द टीएथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। टीएथ टर्म कह रहा है ना, तो टीएथ ना कह के मैं आरथ टर्म हूँ, उससे एक कम वैल्यू रखना होता है माइंडेबल, है ना। टीएथ ना कह के अगर एनएथ कह देते तो ज़्यादा सही रहता है। चलो एनएथ कम मानते हैं, उससे एक कम वैल्यू रखना होगा, मतलब n-1। आर की वैल्यू क्या रखेंगे आप? n-1, समझे? तो कह रहे हैं वहाँ पे x4 आता है, टी की वैल्यू बताना है। चलो हम ये टीएथ जो कह रहा है उसको छोड़ो, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ पावर 4 जिस टर्म में आए, बस हमें ये पता करना है कौन से नंबर का टर्म आ रहा है, बस और कुछ नहीं। अब हम कुछ नहीं जानते, तो इसका जनरल टर्म निकालते हैं भैया। TR+1 निकालो, क्या आएगा? 15CR x⁴ इन रेज़ टू 15 - r इंटू 1/x⁴r। सो दिस इज व्हाट इज द जनरल टर्म 15C। आपको x4 का कोफिशिएंट देखना है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। पहले आप x के सारी वैल्यूज कंसोलिडेट कर लिए। यहाँ पे कितना आएगा? 60 - 4r इंटू x 1/x⁴r। क्या बात करते हो? इट इज यस, इज इट ओके? 60 - 4r है भाई। अभी कितना आएगा यहाँ पे? 15CR, 15CR। यहाँ पे कितना आएगा? x⁴ 60 - 7r। और ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए? ये होना चाहिए 4 के, क्योंकि x4 की बात कर रहा है। तो 60 - 7r इक्वल टू आपने रखा 4, यू विल गेट r इक्वल टू 8। तो जो r इक्वल टू 8 आया ना, तो आंसर आपको r इक्वल टू 8 नहीं लिखना है, क्योंकि ये कौन से नंबर का टर्म हुआ? ये नंबर का टर्म हुआ 9th नंबर का टर्म हुआ। बेसिकली दिस इज द 9th नंबर टर्म। क्यों? क्योंकि जब r इक्वल टू 8 रखोगे ना जनरल टर्म में, तो आपके पास 9th आएगा। तो तुमसे कह रहा 9th नंबर का टर्म, टीएथ नंबर का टर्म मतलब 9th नंबर का टर्म। तो टी की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी, ना कि 8 आएगी। कुछ लोग आंसर 7 लगा के आएंगे, कुछ लोग आंसर 8 लगा के आएंगे। 8 लगाने वाला सबसे गलत जो लगने वाला आंसर होगा वो होगा 8। क्यों? क्योंकि आपने r के लिए 8 निकाला है, और जैसे हमारे पास आंसर आता है ना, तो वी आर मैड ऑफ टिकिंग द क्वेश्चन, हम तुरंत वहाँ पर टिक कर देंगे, जबकि हम सोचेंगे नहीं किस नंबर का टर्म है। बेसिकली r की वैल्यू 8 है, तो r की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो t 9th होगा, तो 9th नंबर का टर्म x4 है। तो वही जो टीएथ नंबर जो है, टीएथ टर्म, तो वही तो 9th नंबर टर्म है। तो टी की वैल्यू होगी 9, ना कि 8, ना कि 7। अच्छा, 7 भी कुछ लोग लगा के आएंगे। क्यों? क्योंकि सर ने कहा था जिस नंबर का टर्म होता है उससे एक कम रखते हैं। r इक्वल टू 8 आया है, तो उससे एक कम रख दोगे तो 7 आ जाएगा। फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। So now let us move to the question number 17. In the expansion 1 plus x, the coefficient of second, third and fourth term are in AP, then find the value of n. कुछ नहीं भैया, थर्ड सेकेंड टर्म इसके जानते हो क्या होगा? सेकेंड टर्म इसका होगा, और पहली बात कोफिशिएंट की बात कर रहा है ना, टर्म की बात भी नहीं कर रहा है, कोफिशिएंट की बात कर रहा है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा? r की वैल्यू रखेंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा x, ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म होगा nc2 x⁴2, और फोर्थ टर्म होगा nc3 x⁴3। अब ये सारे टर्म, इनके कोफिशिएंट जो है ना, ये वाले मतलब nc1 और nc2 और nc3, ये है एपी में। और ये एपी होने का मतलब क्या हुआ? एपी होने का मतलब ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू टर्म्स। यही तो होता है ना एपी का काम, बताओ।
अब यहाँ पे बस सिंपली क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। यहाँ पे 2 इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में होगा 2 फैक्टोरियल इनटू होगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा आपके पास n बेसिकली, चलो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब क्या करें, क्या ये देखो 2 कट जाएगा, n फैक्टोरियल ऊपर से कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में n माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 1 अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 6, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल जो है आपका 6 बन जाएगा। सो नाउ सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है, n माइनस 3, सबको n माइनस 3 में ब्रेक कर लोगे। कैसे, n माइनस 2 क्या लिख सकते हो, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, एक कम कर लिख करके लिखते जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन में n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली। n माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 6। अब क्या करो, पूरे से n माइनस 3 गैप कर दो, यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन में n माइनस 2 बचेगा, इधर भी क्या बचेगा 1 अपॉन में n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बचेगा, इधर भी क्या बचेगा प्लस में 1/6 बचेगा। इसको इधर ले आओ, मतलब ये वाला टर्म को आप इस तरफ ले आइए तो क्या जाएगा, मतलब कुल मिला के n की वैल्यू निकालना है यार, आप कितना लंबा करना चाहोगे क्वेश्चन को, ले आओगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा n अपॉन n इन माइनस 2 इंटू n माइनस ये 1/6 है माइंडेबल, n माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1 प्लस 1 है माइनस 2 हो जाएगा बच्चे, n माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे। हा नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स। सो n माइनस 1 इक्वल टू आपका आया 6, तो n इक्वल टू आपका आएगा 7, आपको n की वैल्यू निकालनी थी। I hope you have received the answer, that is A is the right answer. Let us move further for the next question. Question 18 जरा आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है फिर से। कह रहा था मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस, द कोफिशिएंट जो है ना मिडिल टर्म का, वो कह रहा है चाहे इसका हो और चाहे इसका हो, दोनों का सेम है, तो कह रहा है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। देखो जरा क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि 2 एक्सपेंशन दिए हैं, अब दोनों के मिडिल टर्म की बात करें। पहले तो 4 दिया है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको मिडिल टर्म कैलकुलेट करना तो क्या कैलकुलेट करते हैं, किस नंबर का मिडिल टर्म है, n प्लस 1/2 n प्लस 2/2 n प्लस 3/2, समझे। n की वैल्यू यहाँ पहले नंबर में 4 है, तो 4 प्लस 1/2 क्या इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। क्या यहाँ पे इंटीजर आएगा, आंसर इज यस 3 आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, खत्म। तो पहले वाले में जो मिडिल टर्म आएगा वो 3rd नंबर का मिडिल टर्म आएगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं, 6 प्लस 1 2 नहीं आएगा, 6 प्लस 2 4, दूसरे में 4th नंबर का मिडिल टर्म आएगा, और पहले वाले में आपका आएगा 3rd नंबर का मिडिल टर्म। तो 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4 को अगर आपको 3rd टर्म लिखना हो, क्या 3rd टर्म लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, 4c2। मैंने कहा था जिस नंबर का टर्म हो r की वैल्यू उससे कम इंटू अल्फा एक्स की पावर कितना आएगा 2। अब कोफिशिएंट की बात कर रहा है इसलिए 4c2 इंटू अल्फा रेज टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हुआ कोफिशिएंट, दिस इज व्हाट इज द कोफिशिएंट। अगला क्या है आपके पास 1 माइनस अल्फा एक्स रेज टू 6, इसका भी अगर आपको 4th टर्म निकालना होगा, 4th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, 4th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, तो आर की वैल्यू कितनी रखोगे 3 रखोगे, तो 6c3, यहाँ कितना आएगा माइनस अल्फा एक्स रेज टू 3। कोफिशिएंट की अगर बात करोगे तो क्या होगा माइनस 6c3 इंटू अल्फा रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 3। और तुमको कोफिशिएंट की बात करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट दोनों है सेम, तो सेम कर दीजिए सेम। यहाँ कितना आएगा भैया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4c2 बोले होती है 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात हो रही है ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ कितना आएगा 6c3, इसकी वैल्यू होती है 20,
माइनस का 20 इंटू अल्फा 3। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा जीरो नहीं है, अल्फा जीरो नहीं है, इसको आप काट सकते हैं स्क्वायर से। अल्फा वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 6/20, दैट इज माइनस 3/10। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/10। सो सी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सो लेट अस लुक इनटू दैट वेरी प्रॉपरली। वेरी प्रॉपरली इस क्वेश्चन को आपको देखना है, वेरी वेरी प्रॉपरली। पहली बात तो ये जो लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। आई होप, I will believe there is a need of correction in this question. So what is the proper correction is to be taken care. Proper correction यहाँ पे ये है, अच्छा ओके, आई थिंक इट इज राइट। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो लिखा है ना बड़ा सा, समेशन आर इक्वल टू 0 to n minus 1 raised to n NCR 1 प्लस log r भी है यहाँ पे, बेस में E10 अपॉन कितना है यहाँ पे 1 प्लस ये जो पावर है, पावर बगल में जाती है, आपको पता है n log बेस में e, और यहाँ पे 10 की पावर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप क्या करोगे, ये जो log बेस में e और 10 है, इसको आप थोड़ी देर के लिए मानेंगे x। तो जो बहुत इतना भयंकर दिख रहा है, तो इट विल लुक जेंटल। r इक्वल टू 0 to n minus 1 raised to n, यहाँ पे NCR यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स की पावर r। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अभी क्या करें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास ये है 1 अपॉन में 1 प्लस एन एक्स रेज टू आर, एक है आपका आर एक्स अपॉन ये। इनको अलग अलग करो। अलग अलग करने पे क्या होगा, जरा समझते हैं। यहाँ पर समेसन माइनस 1 रेज टू एन आर रेज टू आर इक्वल टू 0 to n। अलग अलग करने के बाद ये NCR तो रहेगा ही, अलग अलग करने के बाद क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एन एक्स की पावर r प्लस यहाँ क्या आएगा, आर एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स की पावर r। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब क्या करें, जो समेसन है, समेसन को भी अलग अलग कर लो, मतलब समेसन को अलग अलग अप्लाई करो इन दोनों टर्म में। जब पहले टर्म में अप्लाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट, आप यहाँ पे देखिए, समेसन r इक्वल टू 0 to n माइनस 1 रेज टू n NCR, यहाँ कितना है 1 अपॉन में 1 प्लस एन एक्स रेज टू r। ये हो गया पहले टर्म की बात, ठीक है। दूसरे टर्म की अगर बात करें तो क्या होगा, समेसन r इक्वल टू 0 to n माइनस 1 रेज टू n, यहाँ क्या आएगा आर एक्स, अच्छा NCR भी तो है, NCR आर एक्स अपॉन कितना है 1 प्लस एन एक्स रेज टू r, राइट। अब जरा समझते हैं, ये जो पहला वाला टर्म है, हम बार बार बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे वहाँ पे कि 1 प्लस एक्स रेज टू n, इसका आप लिख रहे थे क्या, जनरल टर्म, वो क्या होता था NCR x रेज टू r। क्या ये वैसे ही कुछ नहीं है, देखो NCR x रेज टू r। अब इसका क्या करोगे, ये माइनस 1 रेज टू r है, ये n नहीं है बच्चे, दिस इज नॉट n, दिस इज r। अब यहाँ पे ये भी है, तो कहने मतलब यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर r हो जाएगा, की पावर n हो जाएगा। तो जो पहला वाला टर्म है, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ क्या, 1 माइनस 1 अपॉन में एन एक्स की पावर में n। आई होप यू हैव गॉट द थिंग्स, इजंट इट। क्या ये इसका जनरल टर्म क्या ये नहीं आएगा, अब इसका एक्सपेंशन करके देखिए भाई, 1 माइनस एक्स की पावर n है, इसको क्या लिखोगे, NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर। देखो ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा, पहला वाला टर्म x को 0 रखो, पहला वाला पॉजिटिव हो जाएगा, NC0 सिर्फ आएगा, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपना r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो माइनस 1 की पावर 1 तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे NC1 आ जाएगा, और x की जब ये पूरी चीज़ आ गई तो देखो x भी आ जाएगा। तो आप ये देखोगे तो पूरा एक्सपेंशन इस पे बेस्ड है। तो कुल मिला के पहले वाले एक्सपेंशन को ये लिख सकते हैं, राइट। अब आगे जरा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, और ये जो r है, ये और ऊपर से परेशान कर रहा है, तो क्या करो, है ना, करना क्या है,
आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे एनसीआर लिखा हुआ है, एनसीआर को लिख सकते हो n बाई आर n माइनस वन सी आर माइनस वन, आप ये लिख सकते हैं। अब इसको चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़ी चीज़ बता दी, यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा है NCR, इसको आप लिख सकते हो n बाई आर इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जो आपके पास ये NCR लिखा हुआ है ना, इसके मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, प्लस r इक्वल टू जीरो तो n माइनस वन की पावर n, यहाँ पर लिखूँगा मैं n बाई आर इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू आर एक्स अपॉन में वन प्लस एन एक्स की पावर n। राइट, अब देखिए जो आपका r है, r ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचता है n, यहाँ पे बचता है x, यहाँ पे कोई समेशन वेरिएबल नहीं है। समेशन वेरिएबल यहाँ पे r है। r क्यों है? क्योंकि r बदल रहा है बार बार, तो समेशन वेरिएबल यहाँ पे ना तो n में है ना तो x में, तो जिसमें समेशन वेरिएबल है उसको आप बाहर ले सकते हैं। और साथ साथ पहले वाले टर्म को भी सॉल्व करते चलते हैं। पहले वाला टर्म सॉल्व करने से क्या आएगा, इसको इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एन एक्स अपान में वन प्लस एन एक्स आएगा, इसकी पावर में n आएगा समेशन, इसको सॉल्व करने के बाद प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्या, यहाँ पे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है एन एक्स अपॉन में एन एक्स ही आएगा, और यहाँ पे समेशन क्या चलेगा, r इक्वल टू जीरो टू n माइनस वन की पावर n, राइट। और ये कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास n माइनस वन सी आर माइनस वन, और ये जो बचेगा वन अपॉन में वन प्लस एन एक्स की पावर कितना बचेगा, ये r बचेगा। अब जरा देखिए, राइट, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे देखना ये है कि जब आप r इक्वल टू जीरो रखोगे तो समस्या आती है, ये वाला डिफाइन नहीं है, मतलब जो यहाँ पर नोटेशन है वो समस्या कर देगा। तो क्या करोगे आप, तो r इक्वल टू शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, वन से करना पड़ेगा, ठीक है। और जब r इक्वल टू वन से शुरुआत करोगे तो यहाँ पे तो r जीरो आएगा, लेकिन पावर यहाँ पे एक ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करो, इसका एक मतलब ये जो है ना, इसका एक बाहर कर लीजिए, तो ये आपके पास एन एक्स अपान में वन प्लस एन एक्स की पावर n। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इससे जो वन प्लस एन एक्स लिखा है ना, तो उसका एक वन प्लस एन एक्स आपने बाहर कर लिया। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा समेशन r इक्वल टू जीरो टू n माइनस वन की पावर r, ये r है n नहीं है, माइंड डेवल। यहाँ कितना आएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ कितना है वन अपान में वन प्लस एन एक्स की पावर कितना r माइनस वन। अब ये चीज़ हो गया बात। अब समस्या है अब ये कि इसको क्या करें, है ना। देखो अब ये सारी चीज़ सेट हो गई हैं। यहाँ पे जब r इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा सब NC जीरो n माइनस, मतलब n की जब n माइनस वन आ जाएगा, बाकी C0 C1 C2 C3 ऐसे चलता रहेगा। बात रहती है इसकी। अब यहाँ पे जब आप r इक्वल टू जीरो शुरुआत नहीं है, r इक्वल टू शुरुआत है वन से। किसकी शुरुआत, कहाँ शुरुआत है, वन शुरुआत। जब वन शुरुआत करो ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव से शुरुआत हो जाएगी, और यहाँ कितना आ जाएगा, और यहाँ पे r माइनस वन आप कर दीजिएगा, यहाँ क्या आएगा एन एक्स अपान में, यहाँ पर भी r माइनस वन, क्योंकि सारी जगह r माइनस वन है, यहाँ पर भी r माइनस वन, इसका एक वन जो है वो बाहर कर लीजिए, प्लस यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा माइनस, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। अरे यार, ये आप अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, तो अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे, एन एक्स अपान में वन प्लस एन एक्स। अब मैं इसकी समेशन लगाऊँ r इक्वल टू वन से n माइनस वन तक, क्योंकि n माइनस वन मैक्सिमम पावर है। इसका एक r मैंने यहाँ बाहर कर दिया, एक वन, यहाँ पे r माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा वन अपान में वन प्लस एन एक्स की पावर r माइनस वन आएगा। मैंने सारी अरेंजमेंट कर दिया। अब देखो ये चीज़ भी वही बात हो गई जो अभी पीछे हमने इसके लिए यूज़ किया था पहले वाले टर्म के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पे एन एक्स, सॉरी एन एक्स तो आएगा ही अपॉन वन प्लस एन एक्स की पावर n माइनस एन एक्स अपान में वन प्लस एन एक्स इंटू क्या आएगा वन माइनस वन अपान में वन प्लस एन एक्स, इसकी पावर में आ जाएगा n माइनस वन। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये सिर्फ पॉजिटिव पावर n ही आ जाएगी, तो दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका जीरो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो। सो लेट मी टिक द आंसर, इज देयर एनी आंसर, जीरो। अच्छा क्वेश्चन था,
none of these. Yes, D is the right answer. Answer इसका 0 आएगा. None of these. Now let us move to the question number 20, last question of this video. In the binomial expansion a minus b raised to n is greater than or equal to 5, sum of fifth and sixth term is 0. Find the value of a and b. तो सबसे पहले फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म निकाल लीजिए, खत्म बात. फिफ्थ टर्म क्या, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आर इक्वल क्या रखोगे, 4 रखोगे. तो क्या आएगा आपके पास NC4 और यहाँ क्या आएगा a raised to n minus 4 into minus b raised to 3 minus b raised to 4. और दूसरा क्या कर रहा है, सिक्स टर्म n की वैल्यू आप रखेंगे 5, तो क्या आ जाएगा NC5 a raised to n minus 5 और b raised to minus 5 minus b raised to 5 इक्वल टू कितना है 0. ऐसा 0 बोला है. अब देखो b की पावर माइनस है तो इसलिए माइनस b की पावर 5 है, ऑड नंबर तो इसलिए माइनस ही आ जाएगा. तो कुल क्या आएगा आपके पास NC4 a raised to n minus 4 b raised to 4 equals to NC5 a raised to n minus 5 into b raised to 5. और मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है. देखो एक a यहाँ पे ज़्यादा है, देख रहे हैं, यहाँ पे n minus 5 है, यहाँ पे n minus 4 है a, और एक b यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे बचेगा b. तो a बाई b इक्वल टू क्या आएगा आपके पास आएगा NC5 अपॉन में NC4. बस इसको सॉल्व कर लीजिए. सो यू विल गेट द आंसर n minus 4 by 5. So this is what is the answer, n minus 4 by 5. B is the right answer. Right. So I hope you got this these questions. If you did not understand, please watch this video again and again. And in the last, I request you all, if at all you are benefited with this video, so please subscribe my channel. Right. So I will see you in the next video. All right.